हेलो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली जारी किया गया है मॉडल सेट पेपर। उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन के लिए 2021 में जो होने वाला है उसका फिजिक्स का पेपर आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडल टेस्ट पेपर बनाना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में मॉडल टेस्ट पेपर से भी क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं या आ जाते हैं। क्लियर बात है। दूसरी ये कि हम लोग को यह पता होता है या थोड़ा अनुभव मिलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम लोग को तैयारी में जो है वो थोड़ा सा और सुविधा मिलती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यू जो फॉर्मेट है एग्जाम का, न्यू जो पैटर्न है एग्जाम का, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि किसी 35 का जवाब आपको देना है, 35 का आपको जवाब देना है। जिसका सही सही जवाब आपको अच्छे तरीके से आता है उसको आपको देना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल एक चॉइस की तरह है कि मार्केट में कोई सामान लेने के लिए गए, ठीक है, उसमें चॉइसेस अपने पास कि ये नहीं पसंद है तो ये कर लें, ये नहीं पसंद है तो ये कर लें, इससे बेटर ये है तो वो कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलिए। तो इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। दो क्वेश्चंस हैं आपके पास और दोनों का रिप्लाई भी मैं ही दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मॉडल पेपर बनाना चाहिए, मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए, एकदम बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए, 100% सॉल्व करना चाहिए। क्या सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए? नहीं। ठीक है, सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्व करके ही जाकर के एग्जामिनेशन देना यह सफिशियंट नहीं है, इससे आपकी तैयारी सफिशियंट नहीं होगी। ठीक है, ये मॉडल पेपर से आपको एक हेल्प मिलता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये चीज़ पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मॉडल पेपर बना लिया है या मॉडल पेपर का आपको पता चल आंसर की आपको मिल गया या एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया तो आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस इसके अलावे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। तो तैयारी आपको जिस तरह से होती है, नोट्स पढ़ना, प्रैक्टिस करना, बुक्स पढ़ना, तो उस तरीके से ही आप करेंगे। मॉडल पेपर भी बनाना जरूरी होता है एक्सपीरियंस के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। 70 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में यहाँ पे 70 का 70 बनाने लग जाना है ना। आपको किसी 35 का ही जवाब देना है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। मे बी की वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि एक्सप्लेन करते चलेंगे तो टाइम का पता नहीं कि एक्सप्लेन करने में आपको कितना ये लगेगा। ठीक है, तो मे बी कि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए तो हम लोग देख ले रहे हैं। अगर ज़्यादा ये होगा तो हम लोग दो पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे वीडियो को और हम लोग फिर आगे देखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन की तरफ। और टॉपिक तो लिख ही दिया आज का, है ना। 12th मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का। यहाँ पे बिहार बोर्ड ऑफिशियल लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। चलो चलो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। कहता है सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर इज, है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। अब इंग्लिश मीडियम वाला कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर मैं इंग्लिश मीडियम वाला भी एक आंसर की बना दूंगा यहाँ पे या फिर एक्सप्लेन कर देंगे उसको, है ना। अगर एक ही टाइम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को करने लगा तो फिर पता चला कि 2 घंटे का वीडियो बन गया। फिर तुम लोग देखोगे भी नहीं, बोलोगे क्या बीच बीच में बोल रहे हैं, अर्ध चालक सुचालक। और डी ऑप्शन है ई इज इक्वल्स टू, हालांकि इसका आंसर ऑप्शन लिखना मुझे जरूरी नहीं था। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर इज, किसी चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर के नजदीक में जो जैसे ये प्लेन हो गया ना, ये सपोज कर लो ये प्लेन कंडक्टर हो गया, तो इसके नजदीक में जो सपोज कर लो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर किसी भी इसके नजदीक का एक पॉइंट है, सपोज कर लो पी पॉइंट है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ईपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ईपी इज इक्वल्स टू होगा बच्चों, ये क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्लियर बात है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो ओरली ऐसे बन जाएंगे, तो उनको हम लोग लिखेंगे नहीं यहाँ पर, मैं ओरली आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज करेक्ट, है ना। ये ट्रक वाला लग रहा है घुसाई देगा अंदर।
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ऑप्शंस आपके पास है, दोनों में रिलेशन क्या होता है ये कहता है ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, E इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। बी ऑप्शन कहता है E इज इक्वल्स टू dv बाई dr। सी ऑप्शन कहता है V इज इक्वल्स टू d बाई dr। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि V इज इक्वल्स टू होगा माइनस डी बाई dr। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में E इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस dv अपॉन dr, है ना। करंट इलेक्ट्रिक इसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था। तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस dv अपॉन dr होगा। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई, सेकंड का हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक स्फीयर है ना, स्फीयर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस है 9 मीटर, 9 मीटर ये ना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर, सॉरी 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर है। और इसका पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए में है 1 माइक्रोफेराड, ऑप्शन नंबर बी में है 2 माइक्रोफेराड, ऑप्शन नंबर सी में है 1 फेराड और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों 9 फेराड। चलिए आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है ना, तो अगर ये दो होता ना, अगर ये दो होता और एक का अगर रेडियस सपोज कर लो ए होता है, देखो यहाँ पे बना लेते हैं इसको, देखो अगर इस तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर होता, इसका ए होता रेडियस और इसका बी होता, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होता है ना। और अगर सिंगल रहे तो एक को हम लोग क्या मान लेते हैं, मैंने बताया था, एक को क्या मान लेते हैं कि ये कहाँ पे इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे, दूसरा इसका जो है दूसरा जो सरफेस है वो कहाँ पे इन्फिनिटी पे है ना। तो इसका जो हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं सिंगल, इसको आइसोलेटेड बोलते हैं, है ना, आइसोलेटेड बोलते हैं, अकेला, चूंकि अकेला है इसलिए क्या बोलते हैं, इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या हो जाता है कैपेसिटेंस, ये होता है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, रेडियस क्या होता है आर, है ना। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो 4 पाई 4 इंटू पाई 3.14 और इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 पुट करेंगे और इंटू आर का वैल्यू 9 किलोमीटर है बच्चों, तो 9 इंटू 1000 इसको करेंगे, है ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर माइनस 9, है ना, 10 टू द पावर माइनस 9, क्योंकि ये 3 वाला तो इसको कैंसिल कर देगा। तो C इक्वल्स टू जो आएगा वो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 इंटू 3.14 8.85 से 9 981 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो C इक्वल्स टू आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो C इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 1 माइक्रोफेराड, है ना। तो C इक्वल्स टू आ जाएगा, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। तो इसका जो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए आप लोग नोट करते चलेंगे पॉज कर करके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ए ऑप्शन देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए डिवाइडेड बाय टी। बी कहता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू टी डिवाइडेड बाय ए। सी ऑप्शन कहता है बच्चों ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू टी आर इनटू टी। और डी ऑप्शन कहता है इसमें, डी कहता है डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, जिसका प्लेट एरिया मान लीजिए कि प्लेट एरिया ए है और इस पर चार्ज Q है और इस पर माइनस Q और दोनों के बीच का सेपरेशन D है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, है ना। जब एयर इसमें फील्ड है तो एप्सिलॉन नॉट, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कोई मटेरियल, ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका परमिटिविटी, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, है ना। तो ये वाला चीज हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बहुत ही इजी है ना, हम लोग उसको देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन जी, जी जो है वो क्या है बच्चों, जी जो है यह है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। और भी जो है, वी जो है वो क्या है बच्चों, रेसिस्टेंस ऑफ, ये है रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, है ना। तो वोल्ट मीटर है, तो जी है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और वी जो है वो क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है। पूछता है कि दोनों में रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है ना। ऑप्शन आपको दिया हुआ है पहला कि V इज ग्रेटर देन G, और दूसरा दिया हुआ है G इज ग्रेटर देन V, और C दिया हुआ है V इज इक्वल्स टू G, और D दिया हुआ है डिपेंड्स ऑन द करेंट, ऐसा कह रहा है। आपको पता होगा कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है बच्चों, क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होता है ना। और गैल्वेनोमीटर तो क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है ना, तो इसका रेसिस्टेंस तो काफी कम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, V इज ग्रेटर देन G होगा बच्चों। तो पांचवा का क्या हो जाएगा, पांचवा का ए होगा, V इज ग्रेटर देन G, है ना। V क्या है यहाँ पे, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आगे हाँ हाँ, बहुत गर्मी है गर्मी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फ्रॉम फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इनमें से कौन सा ऐसा है बच्चों जो अप्लाइड फॉर्म है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। मतलब कहने का मतलब कि, अरे स्पेलिंग वगैरह देख लेना तुम लोग, इतना मिलाने लगे तो। हाँ, तो कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो अप्लाइड फॉर्म है किसका बच्चों, ये अप्लाइड फॉर्म है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना। मतलब एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, मतलब R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता था, है ना। तो उसका कौन सा अप्लाइड फॉर्म इसमें, है ना। तो ये मीटर ब्रिज उसी तरह से काम करता है ना। इसमें क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, की जो होता है उसको स्लाइड करते हैं, फिर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं उसको R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 करते हैं। तो ये मीटर ब्रिज में ऐसा होता है ना। मीटर ब्रिज क्या है, अप्लाइड फॉर्म है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक, ईवी ब्रिज ओवी ब्रिज, है ना। ब्रिज से याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, हमको नहीं लगता कि इसको लिखने का जरूरत है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहने का मतलब बच्चों रेसिस्टिविटी, है ना। रेसिस्टिविटी, है ना, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम आपको पता होगा कि यह कभी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। जो रेसिस्टिविटी होता है किसी भी कंडक्टर का, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यह कभी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है पहला लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा है बी में डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या आ गया, उसका एरिया, मतलब आ गया एरिया का डायमीटर, उसका जो सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका डायमीटर, तो ये भी तो डायमेंशन ही है ना। इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। मास पर भी डिपेंड नहीं करेगा, 10 kg 5 kg कयो kg रहे। नेचर ऑफ मटेरियल, हाँ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। कॉपर मान लीजिए क्या है, तो कॉपर का उसका क्या रहेगा, अलग उसका रहेगा रेसिस्टिविटी। एल्यूमिनियम है तो उसका अलग रेसिस्टिविटी रहेगा। ठीक है, नेचर मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा। कॉपर में है तो मान लीजिए उसमें कुछ और इम्प्योरिटी है या फिर क्या है उसमें, तो उस बात पर भी डिपेंड करेगा उसमें और क्या क्या चीजें हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल, है ना। किरचॉफ्स पॉइंट रूल कहने का मतलब ये हुआ बच्चों केसीएल, किरचॉफ्स करंट रूल, है ना। तो केसीएल में कहता है कि कौन सा जो है उसमें कंजर्व रहता है ना। तो आपको बताया था कि केसीएल जो है बच्चों, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, है ना, या इसी को हम लोग क्या बोले, इसी को यहाँ पे क्या बोला, किरचॉफ्स पॉइंट रूल बोला है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, किरचॉफ्स एक और लॉ दिया था क्या जो हमको नहीं पढ़ा है सर। ठीक है, ऐसा नहीं है, सब पढ़ाए हैं आप लोग को। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ किस पर डिपेंड करता है, इसमें क्या कंजर्व रहता है, आपको चार्ज कंजर्व रहता है, आपको बताए थे, है ना, कि किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या कंजर्व रहता है, कि किस मतलब क्या कंजर्वेशन है इसमें,
कंजर्व तो हमेशा रहता है चार्ज, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन किस पर है, किस पर बेस्ड है, या किसको एक्सप्लेन करता है, तो ये एक्सप्लेन करता है बच्चों किरचॉफ्स करंट लॉ एक्सप्लेन करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करेगा। और वहीं अगर केवीएल रहता तो केवीएल किसको एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, है ना। चलिए, तो 7 नंबर हो गया ऐसे ही। 7 नंबर में क्या था, नहीं 8 नंबर में क्या था, पहला एनर्जी, दूसरा है चार्ज, तीसरा है मोमेंटम और चौथा है मास। तो क्या करेगा, ये एनर्जी को कंजर्व करेगा, ठीक है। तो एनर्जी को, सॉरी चार्ज को कंजर्व करेगा, एनर्जी को तो केवीएल ना। चलिए आगे मिटा दें इसको। एकदम धड़ाधड़ बनाते चलिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज, मोशन जो है इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर में कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म एवरेज है, या डिसेलरेटेड है ना। तो मोशन क्या मानते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, उसको हम लोग मानते हैं कि वह क्या है, यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, जिसको हम लोग फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसको आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इनिशियली तो वो रेस्ट में होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है तभी वो रैंडम मोशन में होता है, लेकिन हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि वो रेस्ट में है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर क्या होगा, है ना। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा बच्चों, पावर, है ना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कंफ्यूज आप लोग होंगे, V इंटू आर, दूसरा है बच्चों ये है V स्क्वायर इंटू आर, तीसरा है V स्क्वायर बाई आर, और चौथा है V स्क्वायर इंटू आर इंटू आई। देखिए पावर का 3 फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू आई इंटू वी, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, और पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, V स्क्वायर बाई आर, है ना। ये तीनों जो है ये, इससे फिर ओम्स लॉ का यूज करके ये आया, है ना। आई के जगह पे देखिए V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है ना, तो आई के जगह पे V बाई आर पुट कर सकते हैं हम लोग, आई इज इक्वल्स टू, तो इसमें देखिए आई के जगह पर अगर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आई के जगह पे अगर यहाँ पे पुट कर दीजिए V बाई आर, तो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई आर इंटू V, मतलब क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आर हो गया। तो ये वाला चीज आ गया। और अगर यहीं पे अगर आप पुट कर दीजिएगा, यहाँ फिर से हम अप्लाई कीजिए, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, है ना, तो यहाँ पे R के जगह पे हम लोग V बाई आई पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आई मीन V के जगह, तो V के जगह पे क्या पुट कर दीजिए आप, I इंटू आर पुट कर दीजिए, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू V, V के जगह पे I इंटू आर पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो ये वाला आ गया। तो देखिए अब इसमें से कौन सा है, वी आर नहीं तो नहीं होगा, V स्क्वायर आर, ये भी नहीं होगा, V स्क्वायर बाई आर, है ना, ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्लियर बात है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यस, कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज करेक्ट फॉर द फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड में जो, देखिए इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर ए है एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू बी क्रॉस वी, है ना। दूसरा है बी नंबर जो ऑप्शन है वो है एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों एफ इज इक्वल्स टू बी क्रॉस वी बाई क्यू, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है एफ इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी और बाई क्यू, है ना। तो आपको पता है कि अगर कोई मूविंग चार्ज है ना, कोई अगर मूविंग चार्ज है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई चार्ज जो है बच्चों क्यू, वह भी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, एंटर करता है। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एक बी मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी हुआ करता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू बी क्रॉस बी, है ना। ये मैग्नीट्यूड तो सेम देगा, बी क्रॉस बी मैग्नीट्यूड तो सेम देगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा दे देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस वाला उल्टा है, बी क्रॉस बी है, और ये क्या है, वी क्रॉस बी है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो उल्टा दे देगा वो। चलिए आगे नेक्स्ट देखो बच्चों, कहाँ गया, हाँ देखिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन बताने का जरूरत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों एम्पियर, नहीं है तो करंट का होता है, बी फराड, नहीं कैपेसिटर का होता है, कैपेसिटेंस का होता है, सी कहता है टेस्ला, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का होता है बच्चों, और डी कहता है वेबर, वेबर किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। तो बड़ा आसान है,
ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ 13 खोल जाओ, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। पावर फैक्टर उसका क्या होगा? चलिए इसको ऐसे ही बता देते हैं हम। पावर फैक्टर क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 1, है ना। वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस, उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 0, फिर सी दिया हुआ है r डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाई डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर सी, कैपेसिटर वगैरह तो है नहीं कुछ भी, है ना, इंडक्टर वगैरह है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछता है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बच्चों, आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नॉट बाई रूट 2 होता है बच्चों, जिसमें आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होता है पीक करंट, है ना, पीक करंट मतलब मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई रूट 2, है ना। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है रूट 2 इंटू पीक करंट मतलब आई नॉट, और बी ऑप्शन दिया हुआ है पीक करंट बाई 2, है ना, मतलब आई नॉट बाई 2, और सी वाला जो है दिया हुआ है पीक करंट बाई रूट 2 मतलब आई नॉट बाई रूट 2, जो कि सही आंसर है, सही जवाब है। और डी दिया हुआ है एवरेज करंट, आई एवरेज बाई रूट 2, नहीं ये भी नहीं है ना, तो ये बी और डी गलत है, सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर कहता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जियोमेट्रिक लेंथ एल जी, है ना। देखिए मान लीजिए एल जी बोला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, ठीक है। देखिए आपको पता हो कि अगर एक मैग्नेट है तो इसका ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होगा, ई वाला एंड से लेकर के ई वाला एंड तक, नहीं ये मान लीजिए ए और ये बी है, तो ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ। और ई मान लीजिए नॉर्थ पोल है, वाला साउथ पोल है, तो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोमैग्नेटिक लेंथ। तो इसको बोला एल, क्या बोल रहा है, एल जी बोल रहा है ना, हाँ एल जी मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ, और इसको बोल रहा है बच्चों एल एम मतलब मैग्नेटिक लेंथ। तो आपको पता होगा कि ये वाला जो रहता है ना, मैग्नेटिक वाला जो होता है एल एम बराबर क्या होता है, 5/6 ऑफ एल जी होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया उल्टा, यहाँ पर पूछा क्या है, एल जी बराबर कितना होगा, तो एल जी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6/5 इंटू एल एम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है एल जी इज इक्वल्स टू 6/5 एल एम, बी में दिया हुआ है एल जी इज इक्वल्स टू 5/6 एल एम, सी दिया हुआ है एल जी बराबर एल एम, और डी दिया हुआ है बच्चों एल जी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल एम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल जी इज इक्वल्स टू 6/5 एल एम, है ना। हमेशा ध्यान देखिएगा, एल जी जो होगा, जो ज्योमेट्रिक जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है एल एम से, है ना, मैग्नेटिक लेंथ से क्या होता है, वो बड़ा होता है। क्लियर है, चलिए मिटाते हैं इसको, नोट करते चलिए आप लोग। चलिए आगे कौन सा बता रहे थे, चलिए 16 कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा सही है, इफ बी एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। तो आपको पता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर क्या होता है, बी एच इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, ये होता है बी कॉस डेल्टा, है ना, बी कॉस डेल्टा, अगर डेल्टा क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप है। तो बी बराबर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे बी क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, बी एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका, क्योंकि डेल्टा क्या है, एंगल बना रहा है उसे, डेल्टा एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी एच डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ डेल्टा, है ना। तो बी एच बाई कॉस डेल्टा हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, वो दिया हुआ बी एच बाई कॉस डेल्टा, बी में दिया हुआ है बी एच इंटू कॉस ऑफ डेल्टा, सी में दिया हुआ है बी एच इंटू साइन डेल्टा, और डी दिया हुआ है बच्चों
बी एच डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा, ये हो जाएगा बी एच बाई कॉस डेल्टा, है ना, बी एच बाई कॉस डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है बच्चों, आगे कहता है, कहाँ गया, नंबर, हाँ 17 नंबर कहता है बच्चों, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच्चों होता है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर, है ना, एम्पियर पर मीटर होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है एम्पियर मीटर, बी जो है वो दिया हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर, सी में दिया हुआ है एम्पियर पर मीटर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बच्चों एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कहता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन कहता है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है बच्चों, कहता है एक पॉइंट, पॉइंट, मैग्नेटिक मेरिडियन एक पॉइंट है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक पॉइंट है। बी कहता है, बी कहता है कि एक लाइन है, सी कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और डी कहता है बच्चों यह वर्टिकल प्लेन, एक क्या है, वर्टिकल प्लेन है। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जो मैग्नेट है, जियोमैग्नेटिक, है ना, जियोमैग्नेटिक पोल से जो वर्टिकल प्लेन पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है बच्चों, एक वर्टिकल प्लेन, क्या है ये, वर्टिकल प्लेन। अरे भाई कहाँ है, इतना कुदा रहे हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर, है ना, मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का ये होता है बच्चों डी बाई एफ, है ना, डी बाई एफ होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, डी बाई एफ। क्वेश्चन नंबर 20, द फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, नॉर्मल आई लेंस का, आई लेंस का नॉर्मल का फोकल लेंथ कितना होता है, ठीक है, तो ये जनरली होता है 1.7 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, इस तरीके का होता है। आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है 1 mm, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बच्चों 1 mm, 1 mm दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये 1 मीटर दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, कि 1.8 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लगभग लगभग बराबर है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो वही है। आगे कहता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल डायमंड का क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, या बहुत इजीली होता है किसमें, डायमंड में, है ना, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा वो चमकता है। तो क्रिटिकल एंगल जिसका जितना ही कम होगा, मतलब वो उतना ही कम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या हो जाएगा, उसमें TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जितना ही ज्यादा TIR होगा उतना ही ज्यादा वो ग्लिटर करेगा, चमकेगा। तो इसमें दिया हुआ बच्चों ऑप्शन नंबर ए है 24.41 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 37.31 डिग्री, ऑप्शन सी है 48.75 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है 41.14 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 24.41 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल किसका, डायमंड का। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, दो कन्वेक्स लेंसेज हैं, है ना, दो कन्वेक्स लेंसेज हैं, दो कन्वेक्स लेंसेज है बच्चों, और दोनों कॉन्टेक्ट में है ना, कि द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में है, तो जो इक्विवेलेंट जो लेंस बनेगा वह कैसा होगा, तो ऑब्वियसली कैसा होगा, वो एक कन्वेक्स लेंस होगा, है ना, क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों का पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट पावर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, इसलिए वह क्या होगा, कन्वेक्स लेंस ही होगा। आगे चलेंगे हम लोग, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, है ना, बेसिक प्रिंसिपल जो होगा ऑप्टिकल फाइबर का, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज,
ऑप्शन ए कहता है रिफ्लेक्शन, बी कहता है स्कैटरिंग, सी कहता है डिफ्लेक्शन और ऑप्शन नंबर डी कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा बच्चों, टी आई आर होगा, है ना। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वह क्या होता है, टी आई आर होता है। इस तरह का अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है बच्चों क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, जिससे कि मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है। तो ये क्या होता है, टी आई आर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर बात। चलिए आगे। कौन सा हो गया, हाँ ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों कहता है द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई इज, नॉर्मल आई के लिए क्लियर विजन ये 25 सेंटीमीटर होगा, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर डी 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन के लिए, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो में क्या होता है, लाइट का कलर कंपोनेंट्स दिखता है, 7 कलर कंपोनेंट्स दिखता है या फिर कम भी दिख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 7 का 7 दिख जाए, ठीक है। लेकिन बेसिकली होता है क्या है कि कलर कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है, जब वाटर ड्रॉपलेट से उसका डिस्पर्सन होता है लाइट का, तब वो सतरंगी दिखता है, हम लोग को रेनबो दिखता है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा डिस्पर्सन, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ स्कैटरिंग, बी डिफ्रैक्शन, सी डिस्पर्सन और डी दिया हुआ पोलराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर होगा सी डिस्पर्सन। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा होगा किस कलर के लिए, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लाइट के वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो लाइट का वेवलेंथ रेड का क्या है, सबसे ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम। और वायलेट का जो है वेवलेंथ बच्चों वो सबसे कम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बात है। तो वायलेट के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट, तो वायलेट के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और बाकी रेड के लिए क्या होगा, सबसे कम। इसीलिए बेंडिंग रेड का क्या होता है, सबसे कम होता है, और वायलेट का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। आगे देखिए, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस जो है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वो कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रक्टिव, है ना, डिस्ट्रक्टिव याद रखे, डिस्ट्रक्टिव, है ना, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा, है ना, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों n लैम्डा बाई 2 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 0, है ना। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2, है ना। और वहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है बच्चों, n लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये वाला नहीं, यहाँ डिस्ट्रक्टिव पूछा है ना, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2। आगे, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंफर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। पोलराइजेशन बच्चों, पोलराइजेशन जो लाइट का है वह पोलराइजेशन जो है वह लाइट के ट्रांसवर्स वेव नेचर होने का यह पुष्टि करता है, यह बतलाता है, यह प्रूफ करता है, या उस नेचर को एक्सप्लेन किया जाता है इसको। तो पोलराइजेशन ऑप्शन में दिया हुआ है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस और डीपोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, इसलिए आप लोग जानते हैं इसको डिफ्रैक्शन, है ना। ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से होकर के लाइट का जो बेंडिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ था इंटरफेरेंस,